अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। हफ्ते को इसराइल पर हमास के गैर मामूली हमले के बाद पूरी दुनिया हैरान और परेशान है और मुस्तकबिल के हवाले से खदशात का इजहार कर रही है, क्योंकि हालिया दिनों में सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ता के मुसलमान ममालिक और इसराइल में क़ुर्बत बढ़ रही थी और दहाइयों की कशीदगी ख़त्म हो रही थी और तवक्को की जा रही थी कि ये फासले मज़ीद कम होंगे, सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। मगर हफ्ते को हमास के इसराइल पर हमले और उसके बाद जंग की सूरत हाल ने सारे मामले को उलझा दिया है। मगर अहम बात यह है कि ख़ुद इसराइल समेत पूरी दुनिया को अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि दुनिया के ताकतवर तरीन और जदीद तरीन हथियारों से लैस फ़ौज और इंटेलिजेंस नेटवर्क को हमास ने कैसे नाकाम कर दिया और इतनी बड़ी और मुनज़्ज़म कार्रवाई करने में कैसे कामयाब हो गया, जिसे खुद इसराइल अपना 9/11 करार दे रहा है। हमास की इस कार्रवाई के नतीजे में इब्तिदा में इसराइल को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसका इंटेलिजेंस और डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आया। दुनिया का एक ताकतवर तरीन और बेहतरीन मिसाइल शिकन सिस्टम आयरन डोम भी इसराइल को हमास के रॉकेट हमलों से ना बचा सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के जंगजुओं ने हफ्ते की सुबह एक साथ ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी तीनों रास्तों से इसराइल पर हमले किए। सिर्फ चंद मिनटों में हज़ारों रॉकेट्स इसराइल की सरजमीन पर फायर किए गए। सिर्फ यही नहीं, फ़िज़ाई हमलों के दौरान ही हमास के दर्जनों जंगजू गजा की पट्टी में इसराइली बाड़ को तोड़ते हुए इसराइल के अंदर दाखिल हो गए। वहाँ पर फौजी तंसीबात और सिविलियंस मकामात को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया और साथ ही फौजियों समेत दर्जनों इसराइली शहरियों को यरगमाल बनाकर अपने साथ ले गए, जिनमें इसराइली फ़ौज का एक आला ओहदेदार भी शामिल है। हमास ने फिलहाल यरगमालियों की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यरगमालियों की तादाद 130 से ज़ायद हो सकती है। हमास ने अपने इस ऑपरेशन को तूफ़ानुल अक्सा का नाम दिया है। इस गैर मुतवक्के ऑपरेशन के बाद हफ्ते को ही इसराइल ने ऐलान जंग कर दिया और गजा की पट्टी पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए, जो अब तक जारी हैं। इसराइल की तरफ से मुसलसल बमबारी की जा रही है। गजा में रिहायशी इलाकों और बिल्डिंग्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अल जज़ीरा और BBC की बराह रास्त कवरेज के दौरान इसराइली फोर्सेज ने इमारतों को निशाना बनाया, जिसे TV पर दुनिया ने देखा। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में इसराइल के हमलों से मारे जाने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 560 हो गई है, जबकि 2900 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में इसराइली हमलों के बाद 1,23,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं और अक्सर लोग स्कूल की इमारतों में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर स्कूल्स की इमारतों में गुंजाइश ख़त्म हो गई है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के हमलों में 73 इसराइली फ़ौजियों समेत 1000 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 2000 से ज़ायद ज़ख्मी भी हैं। हमास के इसराइल पर हमलों में ज़ख्मी होने वालों और मरने वालों में गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं, जबकि हमले के 2 दिन के बाद इसराइली फोर्सेस का कहना है कि गजा से मुल्हिका बाज़ इलाकों का कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सका है और अब भी हमास के कुछ जंगजू इसराइल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने गजा पट्टी के शुमाली इलाकों पर मुसलसल बमबारी की है, जिसकी वजह से मुतादिद इमारतें तबाह हो गई हैं और इन इमारतों के मलबे तले दर्जनों अफराद के दबे होने का खदशा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उनमें इसराइली यरगमाली भी हो सकते हैं। हमास ने 4 इसराइली शहरियों की हलाकत का दावा किया है। सिर्फ यही नहीं, इसराइल ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी है, ज़रूरियात ज़िंदगी की तरसील रोक दी है। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक गजा के लिए बिजली, खुराक और ईंधन बंद कर दी गई है। इसके अलावा इसराइली वज़ीर तवानाई के मुताबिक गजा का पानी फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। याद रहे कि 2005 में गजा की पट्टी से इसराइल के इनखिला के बाद वहाँ ज़मीनी हद तक हमास का असर वसूख है, लेकिन फ़िज़ाई हदूद, सरहदों और साहिलों पर इसराइल का असर वसूख है और इस वजह से इसराइल और हमास के दरमियान झड़पें होती रहती हैं। अहम बात यह है कि गजा की पट्टी दुनिया की गुंजान तरीन आबादियों में से एक है और वहाँ अवाम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हैं और सालों से इसराइली फ़ौज के मुहासरे और खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मारूफ बैनुल अक़वामी सहाफ़ी मेहदी हसन के मुताबिक गजा में 22 लाख अफराद बसते हैं, जिनमें से आधे यानी 11 लाख बच्चे हैं। गजा दुनिया के गुंजान तरीन इलाकों में से एक है, जहाँ 141 स्क्वायर मील के इलाके में 22 लाख अफराद रहते हैं, जिनमें से 59% गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 63% आबादी को खाने पीने की अशिया तक रसाई में मुश्किलात का सामना है। 70% नौजवान बेरोज़गार हैं और गजा के 90% रिहायशियों को पीने का साफ़ पानी भी दस्तियाब नहीं है और इन्हीं हालात की वजह से खुद एक इसराइली इंटेलिजेंस अफसर ने गजा की पट्टी को ओपन एयर प्रिजन यानी खुली जेल करार दिया था, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी इसे दुनिया में जहन्नुम का नाम दे चुके हैं। इस वक्त भी गजा बुनियादी हुकूक की इस बदतरीन सूरत हाल के साथ साथ मुसलसल तीसरे दिन इसराइली बमबारी का निशाना बना हुआ है, जबकि इतलात के मुताबिक हमास के कई जंगजू अब भी इसराइल के अंदर मौजूद हैं और लड़ाई जारी है। लेकिन हफ्ते की सुबह ये सब शुरू कैसे हुआ और हमास का ये ऑपरेशन कैसे मुमकिन हुआ, इस बारे में BBC उर्दू ने एक तहकीकी रिपोर्ट शाया की है, जिसमें बताया गया है कि जब ये हमला शुरू हुआ
तो बहुत से इसराइली शायद सो रहे होंगे। हफ्ते को यहूदियों का मजहबी दिन होता है, जिसमें बहुत से ख़ानदान घरों में या दोस्तों से मुलाकातों या फिर इबादत गाहों में वक्त गुजारने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। लेकिन अचानक सुबह सवेरे रॉकेटों की बरसात ने एक ऐसे हमले के आगाज़ का इशारा दिया जो वुसअत और मनसूबाबंदी के हिसाब से गैर मामूली था। बरसों से इसराइल ने गजा की पट्टी को रुकावटों और पाबंदियों के जरिए अलग थलग कर रखा है। ताहम हफ्ते को हमास की जानिब से चंद ही घंटों में ये रुकावटें अबूर कर ली गईं। BBC के मुताबिक सुबह तकरीबन 6:30 बजे का वक्त था कि जब इसराइल पर रॉकेटों की बरसात शुरू हुई। हमास के इन रॉकेटों के खिलाफ इसराइल का जदीद आयरन डोम नामी दिफाई मिसाइल निज़ाम अमूमन मौसर साबित होता है, लेकिन इंतहाई मुख्तसर वक्त में दागे गए हज़ारों रॉकेटों ने इस निज़ाम को गैर मौसर कर दिया था। रॉकेटों की इतनी बड़ी तादाद साबित करती है कि इस हमले की मनसूबाबंदी महीनों से जारी थी। हमास का दावा है कि पहले मरहले में 5000 रॉकेट्स दागे गए, जबकि इसराइल के मुताबिक दागे गए रॉकेटों की तादाद हमास की जानिब से बताई गई तादाद से आधी थी। इसके बाद गजा की पट्टी से 60 किलोमीटर दूर इसराइल की दारुल हुकूमत तल अबीब तक में अलार्म बजना शुरू हो गए और जल्द ही मगरबी बैतुल मुक़द्दस और दीगर शहरों में जहां जहां मिसाइल गिरे थे वहां धुआं उठना शुरू हो गया। रॉकेटों की इस बरसात के दौरान हमास के मुसल्लह जंगजू उन मकामात पर इकट्ठे हुए जहां से उन्होंने गजा को अलग करने वाली रुकावटें अबूर करना थीं। गजा की पट्टी के गिर्द कहीं कंक्रीट से बनी दीवार है तो कहीं कांटेदार बाड़ लगी हुई है। इसके साथ साथ फौजी चौकियां मौजूद हैं, जबकि ऐसे ही हमलों की रोकथाम के लिए कैमरा नेटवर्क और सेंसर भी नस्ब किए गए हैं। लेकिन हमास के जंगजुओं ने चंद ही घंटों में इस रुकावट को मुख्तलिफ मकामात पर पार कर लिया। हमास के चंद जंगजुओं ने तो इस रुकावट को मुकम्मल तौर पर बाईपास किया, जिसमें फ़िज़ाई ग्लाइडर्स भी शामिल थे, जबकि कुछ जंगजू कश्तियों के ज़रिए इसराइल में दाखिल हुए। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हमास की 2 कश्तियों को इसराइल में दाखिल होने से रोका गया, लेकिन इस हमले की खुसूसियत क्रॉसिंग पॉइंट्स पर मुतादिद और मुनज़्ज़म हमले थे। 5:50 पर हमास के मुसल्लह विंग के टेलीग्राम अकाउंट पर इसराइल में घुसने की इब्तिदाई तस्वीर शाया की गई। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक गजा की पट्टी पर 7 सरकारी क्रॉसिंग पॉइंट्स मौजूद हैं, जिनमें से 6 पर इसराइल और 1 पर मिस्र का कंट्रोल है। ताहम चंद घंटों के अंदर ही हमास ने पूरी सरहद से इसराइली इलाके में घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। हमास के जंगजू गजा से निकलकर हर सिमत में फैल गए। हमास के जंगजू सबसे दूर जिस मकाम तक पहुंचे वो गजा के मशरिक में 22 किलोमीटर दूर एक कस्बा था। इस दौरान इसराइली हुकाम आम शहरियों को घरों में छुप जाने की ताकीद करते रहे। एक सहरा में म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा था, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवान शिरकत कर रहे थे। एक ऐनी शाहिद ने BBC को बताया कि मुसल्लह जंगजू हथियारों से भरी एक वैन में घूम रहे थे और इब्तिदाई फायरिंग के बाद 3 घंटे तक मजीद इसराइलियों को निशाना बनाने के लिए तलाश करते रहे। म्यूजिकल फेस्टिवल और दीगर मकामात से लोगों को यरगमाल बनाया गया, मारा गया और उन्हें गजा ले जाया गया। इसराइल का कहना है कि तकरीबन 100 के करीब फौजी एहलकार और आम शहरी अगवा कर लिए गए हैं। BBC के मुताबिक इसराइली आबादियों के साथ साथ हमास ने 2 फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया जो फौजी अड्डे थे। हमास के रॉकेट हमलों की इब्तिदा के चंद घंटों में ही सैकड़ों इसराइली मारे जा चुके थे और ये सब एक ऐसे अंदाज में हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। चंद घंटों में इसराइल के जनूबी इलाकों में फौजी मदद पहुंचना शुरू हो गई, लेकिन एक वक्त तक हमास गजा से बाहर काफ़ी इलाके पर कंट्रोल कर रहा था। इस हैरानकुन हमले की बर्क रफ्तारी और इससे होने वाले नुकसान ने इसराइल को दंग कर दिया है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये एक ऐसा सवाल है जो कई बरसों तक पूछा जाता रहेगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब खुद इसराइली मीडिया इसराइली हुकाम से पूछ रहा है, क्योंकि हमास का ये ऑपरेशन महीनों की मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी का नतीजा लगता है, जिसके बारे में इसराइल को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और इतने बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फेलियर और इंटेलिजेंस नाकामी का जवाब देने से इसराइली हुकाम मुकम्मल तौर पर कासिर हैं। और मज़ीद हैरत अंगेज़ सूरत हाल ये है कि इसराइली इंटेलिजेंस इदारे को हमास की तरफ से ऐसे किसी भी हमले का शुबा तक नहीं था और वो बज़ाहिर हमास की चाल का शिकार हो गए। इस हवाले से रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में इंकिशाफ किया है कि हफ्ते को हमास का इसराइल पर हमला 1973 के बाद इसराइल के डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी है, जिसमें 2 साल तक हमास ने यह चाल चली कि उसने अपने फौजी अज़ाइम को खुफिया रखा। हमास के एक करीबी ज़राए के मुताबिक इसराइल को इस बात पर कायल किया गया कि हमास अब जंग नहीं चाहती। गजा के वर्कर्स को मुआशी सहूलियात फराहम करके इसराइल को यकीन दिलाया गया कि हमास अब जंग से तंग आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ हमास अपने जंगजुओं को ट्रेनिंग देती रही। हमास से करीब एक ज़राए ने बताया कि गुज़िश्ता महीनों में एक गैर मामूली इंटेलिजेंस हिकमत अमली के ज़रिए हमास ने इसराइल को गुमराह किया, जिसके तहत उसने ये तासुर दिया कि वो जंग और लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसी दौरान वो इस बड़े ऑपरेशन की तैयारी करती रही। इसराइली दिफाई अफवाज के तर्जुमान के मुताबिक ये हमारे लिए 9/11 था
उन्होंने हमें काबू कर लिया और समंदर, फिजा और ज़मीनी रास्तों से अंदर घुसकर हमें सरप्राइज कर दिया। हमास से करीब एक ज़राए ने मजीद बताया कि हमास की तैयारियों में सबसे अहम अंसर यह था कि उसने अपनी तैयारी के दौरान गजा में एक फर्जी इसराइली बस्ती कायम की थी जहां वो हमले की मशक करते थे और इसकी वीडियोस तक बनाते थे। इसराइल ने यकीनन ये सब देखा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि हमास तसादुम की ख्वाहिश नहीं रखता। इस दौरान हमास ने इसराइल को इस बात पर कायल करने की कोशिश की कि उसे इस बात की ज़्यादा परवाह है कि गजा के अवाम को बॉर्डर के पार रोजगार तक रसाई मिले। हमास को एक नई जंग शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसराइली फौज के एक और तर्जुमान के मुताबिक हमने यकीन कर लिया था कि गजा के अवाम के इसराइल में काम करने और गजा में पैसे लाने से हालात एक खास हद तक पुरसुकून होंगे, लेकिन हम गलत थे। इसराइल के एक और सिक्योरिटी ज़राए ने तस्लीम किया कि हमास ने इसराइल की सिक्योरिटी सर्विसेज को धोखा दिया। उन्होंने हमें सोचने पर मजबूर किया कि उन्हें पैसा चाहिए, मगर वो इस पूरे दौरानिये में मशकें करते रहे, ड्रिल्स करते रहे, जब तक कि उन्होंने फसाद शुरू नहीं किया। इसराइली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की ये बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि वो 2 साल तक हमास के मंसूबे को पहचान ही नहीं पाए और मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, जिस पर इसराइल समेत पूरी दुनिया से उन पर सवालात उठ रहे हैं। इस हवाले से BBC की रिपोर्ट में लिखा है कि इसराइली हुक्काम से जब ये सवाल किया जा रहा है कि बेहतरीन वसाइल की मौजूदगी के बावजूद ये कैसे मुमकिन हुआ कि इसराइली इंटेलिजेंस को इस हमले की खबर तक ना हो सकी, तो उनका जवाब है कि हमें नहीं मालूम कि ये सब कैसे हो गया। BBC के मुताबिक इसराइल की दाखिली इंटेलिजेंस शाबाक, उसकी बैरूनी खुफिया एजेंसी मोसाद और इसराइली डिफेंस फोर्सेस के तमाम वसाइल के बावजूद ये हैरानकुन है कि किसी को भी इस हमले की तवक्को तक न थी, और अगर थी भी तो वो इसको मौसर अंदाज में रोकने में नाकाम रहे। इसराइल के पास पूरे मशरिक़ वुस्ता की सबसे ज़्यादा वसाइल वाली और वसी इंटेलिजेंस सर्विस है। उनके मुखबर और एजेंट फ़लस्तीन, लेबनान, शाम और दीगर ममालिक में भी मौजूद हैं। गजा और इसराइल के दरमियान सरहदी बाड़ के साथ साथ कैमरे और ग्राउंड मोशन सेंसर्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा इसराइली फ़ौज बाकायदगी से गश्त भी करती है। खारदार तारों की बाढ़ को किसी भी किस्म की दरअंदाजी को रोकने के लिए एक स्मार्ट बैरियर समझा जाता रहा है, ताहम इस हमले के दौरान ये रुकावट भी कारगर साबित ना हो सकी। इस तरह का पेचीदा और मरबूत हमला करने की मंसूबाबंदी करना, जिसमें पहले रॉकेट्स को ज़ख़ीरा किया गया और फिर हज़ारों रॉकेट्स फायर किए गए और ये सब इसराइली फोर्सेस की नाक के नीचे से कर गुजरना, इससे हमास की लाजवाब ऑपरेशनल सिक्योरिटी के लेवल का अंदाज़ा होता है। इसराइली हुकाम ने बताया है कि इस बारे में वसी पैमाने पर तहकीकात का फैसला किया गया है और तफ्तीश का आगाज़ हो गया है और उनके मुताबिक ये कई सालों तक जारी रह सकता है। ताहम इस वक्त इसराइल के सामने इससे भी ज़्यादा मुश्किल फैसले करने का वक्त है। सबसे पहले तो उसे अपने जनूबी सरहदों में दरअंदाजी को रोकने के बारे में सोचना है और हमास से इसराइली इलाकों पर हासिल किया गया कंट्रोल वापस लेना है। गजा को इसराइल ने महसूर किया हुआ है, बिजली, पानी और खुराक की तरसील रोक दी है, बार बार हमले किए जा रहे हैं। बात करेंगे गजा से। सहाफ़ी वफ़ाल दीनी हमारे साथ मौजूद हैं। वफ़ाल दीनी, थैंक यू। हमास के हमलों के जवाब में इसराइल की तरफ से सिविलियंस पर एयर स्ट्राइक्स और बिजली, पानी और ईंधन की पाबंदियों के हालात यहाँ मीडिया पर भी रिपोर्ट हो रहे हैं, अवाम यहाँ पर देख रहे हैं। अब इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? असल में यहाँ गजा की पट्टी पर सूरत-ए-हाल बहुत ही ख़राब और भयानक है। यहाँ पर जंगी जराइम किए जा रहे हैं और बैनुल-अक़वामी बरादरी उन पर खामोश बैठी है। हमें दिन में 3 घंटे से भी कम बिजली मिल रही है और अक्सर घरों में पानी भी नहीं होता, और क्योंकि सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं इसीलिए ईंधन भी दस्तयाब नहीं है। इसराइली हमलों में बहुत सी ख़वातीन और बच्चे घरों पर हमलों में मारे जा चुके हैं। जब लोगों के घरों पर हमले किए जा रहे हैं, क्या पनाह लेने के लिए कोई जगह है वहां पर, या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो पनाह ले सकते हैं? असल में गजा की पट्टी दुनिया का सबसे ज्यादा गुंजानाबाद इलाका समझा जाता है। यहाँ हमारे पास ना पनाहगाहें हैं और ना ही हमलों से पहले कोई सायरन बजाए जाते हैं, और यहाँ हर कोई मिसाइलों और रॉकेट्स का टारगेट हो सकता है, क्योंकि इसराइली रॉकेट्स बराह रास्त घरों पर हमला आवर हो रहे हैं। अक्सर हमारे पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होता, क्योंकि वो कहीं भी बमबारी करे तो बिजली, पानी और इंटरनेट सब मुनक़ता हो जाता है। इसीलिए यहाँ लोग बहुत बुरे हालात में हैं। क्या वहाँ अवाम को ये भी डर है कि इन फ़ज़ाई हमलों के अलावा भी ज़मीनी रास्ते से इसराइली फ़ौज मुदाखलत कर सकते हैं? क्या इसका भी खदशा है?
नहीं, जमीनी हमले का तो खदशा नहीं, मगर उससे ज्यादा खतरनाक फिजाई हमले ही हैं, क्योंकि वो बगैर किसी तफरीक के किसी के भी घर पर हमला आवर हो जाते हैं। इसलिए सूरत हाल बहुत खौफनाक है। और मैं एक बहुत अहम बात बताना चाहूँगी कि गजा की पट्टी में आधी आबादी सिर्फ बच्चों की है, इसलिए जब भी कोई फिजाई हमला होता है तो सबसे ज्यादा विक्टिम्स बच्चे ही होते हैं। हालांकि इसराइल मीडिया को ये बताता है कि वो हमास को टारगेट कर रहा है, मगर इन हमलों में सबसे ज्यादा सिविलियंस और बच्चों की हिलाकतें हुई हैं। हमें लगता है कि दुनिया अगर इसी तरह खामोश रही तो हमारी मुसीबतों में बहुत इजाफा हो जाएगा।